हम लोगों ने कंप्लीट किया था वो हम लोगों ने तीन जो केसेस थे वो कंप्लीट किए थे, जिसमें कि ये देखा था अगर कोई भी लाइट है, अगर इंसिडेंट होगा तो लाइट क्या है, अभी तो हम लोग पार्टिकल नेचर के तरीके से समझ रहे हैं, वो क्या है, फोटोन्स, है ना। और ये फोटोन्स मतलब काइंड ऑफ बॉल की तरह जूम कर लो, तो ये जो फोटोन्स है ये जब फॉल करेंगे किसी भी सरफेस पे, तो वो सरफेस पे क्या हो सकता है, या तो एब्जॉर्प्शन हो सकता है या तो रिफ्लेक्शन हो सकता है। ठीक है, तो या तो वो कम्प्लीटली एब्जॉर्ब कर लेगा या तो वो रिफ्लेक्ट कर लेगा। कम्प्लीटली एब्जॉर्ब करता है तो वो किस टाइप का करता है, तो तीन केसेस इसमें देखा था, एक केस ये है, दूसरा केस ये है और ये तीसरा केस है। और इन तीनों केसेस के लिए फिर हम लोगों ने निकाला था कि जो प्रेशर होगा, रेडिएशन प्रेशर जिसको हम लोग बोलते हैं, दिस इज रेडिएशन प्रेशर, ये जो हम लोगों ने टॉपिक स्टार्ट किया था, रेडिएशन प्रेशर। ये जो रेडिएशन प्रेशर स्टार्ट किया था, ये चीज़, तो वो कितना होगा तीनों केसेस में वो हम लोगों ने निकाल लिया। तो फर्स्ट के लिए हम लोग का क्या कितना आया था, मैं डायरेक्ट नीचे लिख देता हूँ सभी का फॉर्मूला के साथ, और फिर दूसरे जो फॉर्म्स हैं उसके भी आंसर आ जाएंगे। तो ये कब, जब थीटा इज इक्वल्स टू ज़ीरो है। थीटा इज इक्वल्स टू ज़ीरो का मतलब नॉर्मल इंसिडेंस, ठीक है, नॉर्मल इंसिडेंस। तो जब नॉर्मल इंसिडेंस होगा थीटा इज इक्वल्स टू ज़ीरो, उस केस के लिए तीन केसेस बने थे, और तीन केसेस के लिए हमें क्या निकालना था, रेडिएशन प्रेशर। तो रेडिएशन प्रेशर P कितना होगा अगर कंप्लीट एब्जॉर्प्शन हो रहा है, तो ठीक है, A इज इक्वल्स टू वन है, तो रेडिएशन प्रेशर कितना निकल के आया था, I/C, याद है। यस सर। और हम्म। अगर कंप्लीट पूरा का पूरा रिफ्लेक्ट कर जाए, R इज इक्वल्स टू वन, तो इस केस के लिए कितना निकल के आया था, 2I/C, हुआ है भाई। 2I/C निकल के आया था। और अगर हम लोगों ने एज्यूम करा कि R अमाउंट ऑफ रिफ्लेक्शन हो जाए और एब्जॉर्प्शन कितना हो जाए, 1 - ऑफ R, वन माइनस सर। तो उसके लिए हमारा कितना निकल के आया था, ये निकल के आया था 1 + R × I/C, ये हम लोग का निकल के आया था। तो इस चीज़ को हम लोग को याद रखना है, I/C कंप्लीट एब्सॉर्प्शन के लिए, और ये 2I/C, और ये लास्ट 1 + ऑफ R का बस एक मल्टीप्लिकेशन हो जाता है फैक्टर से, I/C एज इट इज़ रहता है। अब दूसरा हम लोग देख लेते हैं, अगर हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो थीटा हो, तो है ना, हो सकता है थीटा एंगल से इंसिडेंट कर रहा हो लाइट, तो उस केस में हम लोग किस तरीके से लिखेंगे, तो उस केस में रेडिएशन प्रेशर जो है लिखना काफ़ी ज़्यादा आसान है हमारे लिए। लेट्स से एंगल ऑफ इंसिडेंस इज थीटा, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर थीटा है, तो जितने भी सारे आंसर आए हैं ना, पहले तो मैं यहाँ पे बॉक्स बना देता हूँ, तो तो रेडिएशन प्रेशर हम लोग को देखना है तीन केसेस के लिए, जिसमें कि कंप्लीट एब्सॉर्प्शन हो रहा हो, कंप्लीट रिफ्लेक्शन हो रहा हो, और कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट कर रहा हो और कुछ पार्ट एब्जॉर्ब कर रहा हो। तो इसके लिए जो हमारा रेडिएशन प्रेशर का फॉर्मूला निकल के आता है, एग्जैक्टली सेम होता है हर एक चीज़, बस इसमें कॉस स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई हो जाता है, 2I/C कॉस स्क्वायर थीटा, और इस जगह पे भी 1 + ऑफ R
I/c cos स्क्वायर थीटा। याद रहेगा क्या? बोलो। हाँ है ना, सिंपल है, बस तुम्हें cos स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो होगा कैसा, ये लाइट रे जो है वो कुछ इस तरीके से इंसिडेंट हो रहा है एट एन एंगल ऑफ थीटा। तो थीटा कौन सा है, भूलना मत। दिस एंगल इज थीटा, जिसको हम लोग एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं। तो ये जो हमारा आई है, ये हमारा इंटेंसिटी है, और ये हमारा सरफेस, और सरफेस पे फॉल करेगा। अब यहाँ पे दो चीज़ें हो सकते हैं, या तो ये रिफ्लेक्ट कर जाएगा या तो फिर ये एब्जॉर्ब कर जाएगा। तो जिस तरीके से रिफ्लेक्ट करेगा या फिर जिस तरीके से एब्जॉर्ब करेगा, उस तरीके से यहाँ पे हमारा आंसर आएगा। समझ में आया? हाँ सर। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो इस केस को मैं एक बार डिराइव करके बताता हूँ कि ये केस हम लोग किस तरीके से निकालेंगे, क्योंकि अगर अच्छे क्वेश्चन आ गए तो फिर हमें थोड़ा सा आना चाहिए, बराबर। तो ये एक केस हम लोग देखते हैं। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो थीटा है, अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो थीटा है, और लाइट रे है वो कंप्लीटली एब्जॉर्ब हो जा रहा है, ए इज इक्वल्स टू वन, एंड कोई भी रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है। समझना अच्छे तरीके से। तो क्या हो जाएगा, अगर इसमें हम लोग डेल्टा पी देखें तो डेल्टा पी क्या होगा, इनिशियल मोमेंटम इस डायरेक्शन में था जो कि थीटा एंगल पे था, बराबर। तो दिस वाज द इनिशियल मोमेंटम, और फाइनल मोमेंटम कितना हो जाएगा, जीरो। फाइनल मोमेंटम विल बी जीरो। सो डेल्टा पी कितना हो जाएगा, इनिशियल मोमेंटम पहले मैं लिख लेता हूँ। इसका अगर वेक्टर फॉर्म में देखेंगे तो कंपोनेंट इधर और इधर दोनों आएगा, दिस एंगल विल बी थीटा। तो पी इनिशियल वाज एच बाय लेमडा, और कंपोनेंट नेम लिख रहा हूँ, सिर्फ मैग्नीट्यूड लिख रहा हूँ, एंड पी फाइनल इज जीरो। सो डेल्टा पी मैग्नीट्यूड में, हमारा वेक्टर फॉर्म में नहीं, डेल्टा पी इज इक्वल्स टू एच बाई लेमडा। और डायरेक्शन हमें पता है, डेल्टा पी का डायरेक्शन किधर है, चेंज इन मोमेंटम का डायरेक्शन। कैसे लिखते हैं हम लोग, डेल्टा पी इज इक्वल्स टू पी फाइनल माइनस ऑफ पी इनिशियल। तो इनिशियल में माइनस साइन लग गया है, मतलब ये जो भी वेक्टर का डायरेक्शन है इसका अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, समझना अच्छे तरीके से, आगे भी मैं समझाऊंगा। जिस तरीके से चेंज इन मोमेंटम होगा उस तरीके से फोर्स लगता है, बराबर। तो टोटल चेंज इन मोमेंटम कितना होगा, पहले तो मैं नंबर ऑफ फोटोन्स निकालूंगा, ठीक है। तो नंबर ऑफ फोटोन्स कितना आ जाएगा, AI lambda upon HG. नंबर ऑफ फोटोन्स इज इक्वल्स टू आई ए, है ना। अब इस जगह पे थोड़ा सा मुझे प्रॉब्लम है, जब मैंने आई इंटू ए लिखा तो तुम्हें याद होगा इंटेंसिटी को हम लोगों ने दूसरे तरीके से डिफाइन किया था। लाइट रे अब कैसा आ रहा है, नॉर्मली नहीं आ रहा है, वो इंक्लाइंड है, तो दिस इज इंटेंसिटी। इंक्लाइन। और अगर एरिया ऐसा है तो मुझे इसका कंपोनेंट लेना पड़ेगा, दिस एंगल इज थीटा। परपेंडिकुलर ये है, दिस इज परपेंडिकुलर एरिया का परपेंडिकुलर, दिस इज ए का डायरेक्शन, ये थीटा 90 माइनस थीटा, और ये थीटा हो जाएगा, तो इधर कितना बचेगा, ए कॉस थीटा। तो इंटेंसिटी इज पावर अपॉन एरिया, और ए परपेंडिकुलर ए कॉस थीटा। नहीं समझा नहीं। यही तो मैं स्टार्टिंग में बताया था मैंने, देखो ये सबसे स्टार्टिंग में मैंने यहाँ पे बताया था, किधर गया है? ये लिखा हुआ है, जल्दी मिलता नहीं है कोई भी चीज़ इसकी। ऊपर ऊपर से। हाँ हाँ, देखो किस तरीके से हम लोग प्रेशर लिखते हैं उसको हम लोगों ने लिखा था,
और किस तरीके से इंटेंसिटी लिखते हैं वो चीज़ भी मैंने बताया था यहाँ पे। अगर नॉर्मल इंसिडेंस नहीं होता है, किसी भी पर्टिकुलर एंगल पे होता है, तो उसके लिए मैंने पहले ही बात बता दिया था, तुम बताया था ना। हाँ मुझे क्या लेना पड़ता है, ए परपेंडिकुलर लेना पड़ता है, ए परपेंडिकुलर। तो इस जगह पे ये हमारा ए परपेंडिकुलर है, जो कि मैंने ले लिया इंटेंसिटी के लिए। तो अब मैं इस जगह पे लिखूंगा आई इज इक्वल्स टू पी डिवाइडेड बाय ए कॉस थीटा। तो P क्या हो गया, P इज इक्वल्स टू आई इंटू ए कॉस थीटा, एंड दिस P इज व्हाट, एनर्जी पर यूनिट टाइम, एनर्जी पर यूनिट टाइम इज इक्वल्स टू आई इंटू ए कॉस थीटा। और एक सेकेंड में जो एनर्जी मिलेगी मुझे, 1 सेकेंड में, वो कितनी एनर्जी मिलेगी, दिस विल बी इक्वल्स टू आई इंटू ए इंटू कॉस थीटा। और ये जो एनर्जी है सभी फोटॉन्स के एनर्जी को मिला करके है, इतने नंबर ऑफ फोटॉन्स होंगे, है ना। तो एक फोटोन की एनर्जी मल्टीप्लाइड बाय एन, तो एन कितना हो जाएगा, आई ए कॉस थीटा डिवाइडेड बाय एक सिंगल फोटोन की एनर्जी, और सिंगल फोटोन की एनर्जी कितनी, एच सी बाय लेमडा। बाकी सारा का सारा काम एग्जैक्टली अभी वैसा ही चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो एन कितना निकल के आएगा, आई ए कॉस थीटा लैम्डा अपॉन एच सी बाय लैम्डा ना। तो ये एन निकल के आया। हाँ सर। तो ये नंबर ऑफ फोटॉन्स हैं जो कि कंप्लीटली अब्जॉर्ब हो रहे हैं या रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, अब्जॉर्ब हो रहे हैं, ऑब्जर्व हो रहा है। कंप्लीटली अब्जॉर्ब हो रहे हैं। और चेंज इन मोमेंटम देखो, ये है हमारा डेल्टा पी जो है, चेंज इन मोमेंटम ये है। तो फोर्स का जो डायरेक्शन होगा, वो फोर्स का डायरेक्शन किधर लगेगा, इस तरीके से फोर्स लगेगा, क्योंकि बॉल तो इस तरीके से स्ट्राइक कर रहा है ना, तो फोर्स इस तरीके से लगेगा। अब यहाँ पे भी चेंजेस आएंगे, क्यों, क्योंकि प्रेशर हम लोग अलग तरीके से डिफाइन करते हैं, है ना। तो पहले टोटल चेंज इन मोमेंटम निकाल लेते हैं, डेल्टा पी टोटल चेंज इन मोमेंटम 1 सेकेंड में। मोमेंटम कितना हुआ, टोटल चेंज इन मोमेंटम n इंटू डेल्टा पी, स्मॉल वाला। तो n का वैल्यू हमें पता है, i इंटू ए इंटू कॉस थीटा लेमडा डिवाइडेड बाय एच सी इंटू डेल्टा पी। एंड डेल्टा पी का वैल्यू कितना है, बोलो, ऊपर लिखा था ना, डेल्टा पी इज एच बाय लेमडा, एच बाय लैम्डा। एच बाय लेमडा, एच बाय लेमडा। सो लेमडा लेमडा कैंसिल आउट, एच से एच कैंसिल आउट हो जाएगा, एंड डेल्टा पी विल बी इक्वल्स टू आई इंटू ए इंटू कॉस थीटा डिवाइडेड बाय बाय। सो दिस इज चेंज इन मोमेंटम इन 1 सेकेंड। तो फोर्स हम लोग किस तरीके से लिखते हैं, फोर्स क्या होता है, डेल्टा पी बाई डेल्टा टी, चेंज इन मोमेंटम डेल्टा पर पी। यूनिट टाइम। और ये चेंज इन मोमेंटम तो 1 सेकेंड में ही है, आई ए कॉस थीटा डिवाइड बाय सी डिवाइड बाय 1 सेकेंड। तो फोर्स कितना आ गया टोटल, दैट इज इक्वल्स टू आई ए कॉस थीटा डिवाइड बाय सी। अब मुझे क्या निकालना है, प्रेशर। बताओ प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, एफ बाय फोर्स बाय फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स परपेंडिकुलर वाला होता है या फिर एरिया परपेंडिकुलर वाला होता है, कुछ लिंक है, ये प्राइवेसी है ना, इसको कौन सा एक्टिव करिए। परपेंडिकुलर होता है, फोर्स या एरिया, फोर्स फोर्स लिंक यहाँ परपेंडिकुलर होता है। अब फोर्स देखो, पर जैसा कि हम लोगों ने यहाँ पे देखा, चेंज इन मोमेंटम, ये जो हमारा सरफेस है, चेंज इन मोमेंटम का डायरेक्शन इधर है, तो फोर्स भी इसी डायरेक्शन में लग रहा है। और फोर्स का दो कंपोनेंट होगा, एक इधर और एक इधर। इस तरफ कौन सा होगा, एफ कॉस थीटा, और यही प्रेशर डेवलप करेगा। ये तो शेयरिंग फोर्स है, उससे मुझे मतलब नहीं है। तो इधर मैं वैल्यू को पुट कर लेता हूँ, तो दिस विल बी एफ कॉस थीटा डिवाइडेड बाय ए। एफ का वैल्यू हम लोगों ने निकाल के रखा है, इसको पुट कर लेता हूँ मैं, which is I a cos theta
इंटू कॉस थीटा डिवाइडेड बाय ए इंटू सी। तो कितना आ जाएगा, आई कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय सी। सो दिस इज प्रेशर का फॉर्मूला। तो जो भी प्रेशर का फॉर्मूला हमारा थीटा इज इक्वल्स टू 0 के लिए निकला था, उसमें सिर्फ हम लोगों ने कॉस स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई कर दिया। मैं वापस इस जगह पे आना चाहूँगा और इस जगह पे दिखा रहा हूँ कि देखो ये किस तरीके से हमारा आंसर एग्जैक्टली सेम है, बस कॉस स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई है। सेम वे में इसमें भी कॉस स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई होता है, इसमें भी मल्टीप्लाई होता है, लेकिन प्रोसेस हाँ डिफरेंट है। सर। लेकिन प्रोसेस डिफरेंट नहीं, तुम फिर से मिस्टेक करोगे। अब r इज इक्वल्स टू 1 के लिए मैं करके बता देता हूँ, और लास्ट वाला केस नहीं करूँगा क्योंकि वो फिर दोनों का कॉम्बिनेशन है, तो तुम्हें पता चल जाएगा। केस टू में अगर मैं r इज इक्वल्स टू 1 लूँ और a इज इक्वल्स टू 0, तो पूरा रिफ्लेक्ट कर रहा है, ठीक है। अब देखना क्या होगा यहाँ पे, जब सरफेस इस तरीके से था तो ये इस तरीके से टक्कर खाया और इस तरह से निकल गया, रिफ्लेक्शन हो रहा है ना। ध्यान देना, अब जो इनिशियल मोमेंटम था वो इस डायरेक्शन में था, कितना एंगल पे, थीटा एंगल पे, और वो कितना था मोमेंटम, p ही था, और p का वैल्यू कितना है, h बाई लेमडा। तो दिस एंगल इज थीटा, सो दिस एंगल इज थीटा। तो इस डायरेक्शन में कंपोनेंट आएगा इनिशियल और फाइनल मोमेंटम का। इधर कितना हो जाएगा, p cos थीटा, और इधर कितना आ जाएगा, p sin थीटा। पी साइन थीटा। p इज इक्वल्स टू h बाय लेमडा, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ये है। और फिर जब फाइनली लाइट रे टक्कर खा करके निकल चुका है, तो निकलने वाला का भी मैं डायग्राम इस जगह पे बनाता हूँ। ये इस तरीके से निकल गया विद द सेम मोमेंटम, इलास्टिक कोलिजन है, ये एंगल थीटा, तो इसका भी कंपोनेंट इधर आएगा, p साइन थीटा एंड p कॉस थीटा। देखो p साइन थीटा और p साइन थीटा तो सेम है, इसमें कोई भी मोमेंटम में चेंज नहीं आया। क्या सिर्फ और सिर्फ परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मोमेंटम में चेंज आया, तो डेल्टा p कितना हो हाँ जाएगा, डेल्टा p विल बी p cos थीटा इंटू 2। ये समझ में आया या नहीं? समझा सर। हाँ, अगर तुम याद करो a इज इक्वल्स टू 1 वाले केस में, तो उसमें चेंज इन मोमेंटम सिर्फ h बाई लेमडा आया था, एच बाय लैम्ब्डा। उसमें cos थीटा मल्टीप्लाइड नहीं था। मैं थोड़ा सा ऊपर लेकर के जा रहा हूँ और यहाँ पे दिखा रहा हूँ, देखो इसमें cos थीटा नहीं आ रहा है, फिर एंगल पे है फिर भी, लेकिन इस वाले में क्या आ रहा है, cos थीटा आ रहा है। तो यहाँ पे एक वेरिएशन आ गया तुम्हारा, है ना। बाकी अभी तो सारा चीज़ सेम रहेगा। इंटेंसिटी फिर से वही हम लोग लिखेंगे, इंटेंसिटी इज इक्वल्स टू पावर अपॉन एरिया विच इज a cos थीटा, और फिर इस जगह से हम लोग एनर्जी पर यूनिट टाइम निकालेंगे, तो इससे एनर्जी से n निकल के आ जाएगा। n कितना आ जाता है हमारा, आई ए लेमडा कॉस थीटा लैम्ब्डा कॉस थीटा अपॉन सी। एच सी, ये हमारा नंबर ऑफ फोटोन्स थे। और ये नंबर ऑफ फोटोन्स अगर है तो फिर मैं टोटल चेंज इन मोमेंटम निकालूंगा, टोटल चेंज इन मोमेंटम इन 1 सेकेंड, चेंज इन मोमेंटम इन 1 सेकेंड। तो 1 सेकेंड में टोटल चेंज इन मोमेंटम कितना हो गया, डेल्टा पी। सो डेल्टा पी विल बी इक्वल्स, अब दोनों का मल्टीप्लाई कर लो, आई ए लैम्डा, ये क्या है, एन डेल्टा पी, आई ए लैम्डा डिवाइडेड बाय एच सी इंटू कॉस थीटा, और डेल्टा पी है 2h बाय लेमडा इंटू कॉस थीटा। लेमडा और h कैंसिल आउट हो गया, तो डेल्टा पी इसी जगह से कितना आ जा रहा है हमारा, डेल्टा पी इज इक्वल्स टू आई ए कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 2 डिवाइडेड बाय सी। सही है ना, देख लो। हाँ सर ये है। अब फोर्स निकालना है मुझे, है ना। तो फोर्स तो वही हमें पता ही है, डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। हाँ 1 सेकेंड वाला चीज़ है ये, तो फोर्स हम भी हमारा यही होगा, डेल्टा पी बाई डेल्टा टी, that is equals to 2 IA
cos स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय सी, दिस इज फोर्स। और अब मुझे निकालना है प्रेशर। बोलो प्रेशर के लिए क्या करना पड़ेगा? F परपेंडिकुलर। तो F परपेंडिकुलर कितना लेना चाहिए मुझे? बोलो F परपेंडिकुलर कितना लेना चाहिए? कोई कंपोनेंट आएगा क्या F परपेंडिकुलर का, या फिर यही लिख दें? सोच रहे हैं। देखो जो फोर्स लगता है वो चेंज इन मोमेंटम के डायरेक्शन में लगता है, तो जो चेंज इन मोमेंटम हुआ है वो इस डायरेक्शन में हुआ है, तो जो फोर्स है उस पे इस डायरेक्शन में लगेगा। सर 0 हुआ। दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। चेंज इन मोमेंटम जीरो कहाँ होगा? F इज इक्वल टू डेल्टा पी बाई डेल्टा टी होता है ना, तो ये जो डायरेक्शन है फोर्स और डेल्टा पी का सेम होगा, तो इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, और फोर्स ऑलरेडी परपेंडिकुलर है जिसे मुझे निकालने की ज़रूरत नहीं है। cos स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय सी, और एरिया, तो एरिया कैंसिल आउट हो जाएगा, और मेरा आंसर इधर से प्रेशर इज इक्वल टू 2I बाई सी इंटू cos स्क्वायर थीटा। समझ में आया क्या? हाँ बेसिक, सर समझा तो समझा। ये बेसिक सा चीज़ है जो कि हम लोग को आना चाहिए। और केस थर्ड में क्या होगा? केस थर्ड में रिजल्टेंट फोर्स निकलेगा। केस थर्ड में सारा चीज़ तुम्हें पता है, डेल्टा पी जो होगा एब्जॉर्प्शन में वो कितना होगा? h बाई लेमडा, लेकिन डायरेक्शन इधर फोर्स का, और डेल्टा पी रिफ्लेक्शन वाले में कितना हो जाएगा? 2h बाई लेमडा इंटू कॉस थीटा, लेकिन फोर्स इस डायरेक्शन में लगता है ना, ये हमें पता है। इसके लिए नंबर ऑफ जो फोटोन्स एब्जॉर्ब होंगे वो हमें पता है, कितना होगा नंबर ऑफ फोटोन्स? आई ए cos square theta कॉस थीटा भैया था ना, आपने कॉस स्क्वायर नहीं था यहाँ पे, इंटू हाँ लैम्डा डिवाइडेड बाय एच सी, और इसको मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मैं किसके टर्म्स में ले रहा हूँ? आर, और ए इज इक्वल टू 1 माइनस ऑफ आर के टर्म्स में ले रहा हूँ, तो एब्जॉर्प्शन कितना हो जाएगा? 1 माइनस ऑफ आर से मल्टीप्लाई करना होगा, ए का फैक्टर मल्टीप्लाई होता है ना, और इसमें नंबर ऑफ फोटोन्स रिफ्लेक्टेड कितना हो जाएगा? आर से मल्टीप्लाई करना होगा, ये कॉमा है यहाँ पे, आर इंटू सेम चीज आई ए cos थीटा लैम्डा डिवाइडेड बाय एच सी। सही है ना? अब फिर से क्या करना पड़ेगा? हाँ इसको फोर्स निकालना पड़ेगा, डेल्टा पी निकल जाएगा। डेल्टा पी इज इक्वल टू मल्टीप्लाई करके एन इंटू स्मॉल डेल्टा पी डिवाइडेड बाय टाइम, टाइम तो हो जाएगा 1 सेकेंड, और ये एब्जॉर्प्शन वाला होगा। सेम वे में ये एब्जॉर्प्शन के कारण से और ये रिफ्लेक्शन के कारण से एन इंटू डेल्टा पी डिवाइडेड बाय 1, तो ये जो फोर्स है हमारा फोर्स आ जाएगा एग्जैक्टली सेम आएगा, बस इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। याद करो एब्जॉर्प्शन में फोर्स कितना आया था? 1 माइनस ऑफ आर का फैक्टर रहेगा, एब्जॉर्प्शन का फोर्स हाँ मैं ऊपर देख रहा हूँ कितना निकला था, ये रहा, यही था ना, ए इज इक्वल टू 1 के लिए, हाँ ये हाँ, विच इज आई ए कॉस थीटा बाई सी, आई ए कॉस थीटा बाई सी, आई ए कॉस थीटा बाई सी, और इस जगह से एफ आर कितना हो जाएगा? आर से एक फैक्टर का मल्टीप्लिकेशन होगा, और आई ए कॉस स्क्वायर थीटा बाई सी इसके लिए आया था, है ना? अगर तुम्हें याद नहीं है तो टू भी था हाँ ना सर ये ऐसे। पर देख लेना। बोलो क्या बोल रहे हो? सर, टू भी था ना हाँ हाँ हाँ, टू भी था, टू आई टू था, इस जगह पे टू था रिफ्लेक्शन वाले में। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग और प्रेशर निकालते हैं। यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है, प्रेशर इज इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया होता है, एंड रिजल्टेंट फोर्स जो होना चाहिए परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होना चाहिए। दो फोर्सेस लग रहे हैं, एक फोर्स लग रहा है एब्जॉर्प्शन के कारण से और एक फोर्स लग रहा है
रिफ्लेक्शन के कारण से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लगता है, हमें पता है, और एब्जॉर्प्शन के कारण से इस डायरेक्शन में फोर्स लगता है, याद है। और ये एंगल थीटा हाँ था, सर। तो ये एंगल थीटा हो जाएगा। तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन का नेट फोर्स कितना हो जाएगा, एफ आर प्लस ऑफ एफ ए कॉस थीटा, आया ना। तो मुझे इस जगह पे ये वाला वैल्यू पुट करना चाहिए। ये कितना हो जाएगा, एफ आर प्लस ऑफ एफ ए कॉस थीटा डिवाइडेड बाय ए। जब हम लोग इन सभी के वैल्यूज को पुट कर लेते हैं, क्योंकि ए में एक ही कॉस थीटा है, जब इसको कॉस थीटा से मल्टीप्लाई होगा कॉस स्क्वायर थीटा बन जाएगा, फिर ये आराम से ऐड हो जाएगा, और ये आंसर 1 प्लस ऑफ आर इंटू आई बाई सी इंटू कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा, प्रेशर का फॉर्मूला। समझ में आया क्या। अगर इसी हाँ जगह सर। पे तुमसे पूछे जाए कि रिजल्टेंट फोर्स कितना लग रहा है, तो रिजल्टेंट फोर्स हमारा कैसे निकलेगा, एफ नेट, क्योंकि इसका अरे हाँ, इन दोनों का वेक्टर एडिशन करना पड़ेगा। कौन कौन सा, ये एक एफ ए का और एक एफ आर का, दैट विल बी रूट अंडर ऑफ ए वन स्क्वायर प्लस ए टू स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos थीटा, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन। तो एफ आर स्क्वायर प्लस एफ ए स्क्वायर प्लस ऑफ 2fr इंटू एफ ए कॉस थीटा बाई थीटा इज द एंगल बिटवीन द, ये रिजल्टेंट फोर्स है। खैर, अब तुम्हें पता चल गया होगा कि किस तरीके से चीज़ों को करना है। हाँ सर। हाँ, बहुत लेंदी है, दूसरी जगह पे बताते नहीं है, क्योंकि इसमें टाइम वेस्ट होता है, क्वेश्चंस आने के चांसेस कम है और टाइम काफ़ी ज़्यादा कंज्यूम करता है। एक क्वेश्चन करते हैं और इसके बाद हम सर लोग, सर बंद होगा सर। ओके। तो क्वेश्चन कुछ ऐसा है, छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं और एक एडवांस लेवल का भी क्वेश्चन बताऊंगा। तो क्वेश्चन ऐसा बोला गया है कि मान लो कि एक प्लेट है हमारे पास, ठीक है, और उस प्लेट को हमने इक्विलिब्रियम में रखा है। कैसे, लाइट उसके ऊपर फॉल कर रही है। मैं सेंटेंस में लिख रहा हूँ, तुम लोग समझना क्वेश्चन। तो ए प्लेट ऑफ मास मास 10 ग्राम, पहले सिंपल सा क्वेश्चन करेंगे। 10 ग्राम इज एन इक्विलिब्रियम due to the force exerted by the light beam perpendicular to the surface of the plate. Calculate the power of the beam if all beams are absorbed. ठीक है, सारे के सारे बीम एब्जॉर्ब हो जा रहे हैं। और इसका जो काइंड ऑफ इसका फिगर मैं बना के देता हूँ कि ये एक प्लेट है और इस प्लेट के ऊपर ये बीम ऑफ लाइट फॉल कराया जा रहा है। सॉल्व करो इसको, चलो इसको करते हैं फिर। तो सिंपल सा क्वेश्चन है जिसमें बोला गया है कि अगर ये इस तरीके से फोर्स एक्सर्ट करेगा इस पेपर के ऊपर, प्लेट के ऊपर, जो भी हो, तो ऊपर की डायरेक्शन में फोर्स एक्सर्ट करेगा और नीचे की डायरेक्शन में पेपर अपना फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी एक्सर्ट mg। करेगा। तो एफ इज इक्वल्स टू एम जी होगा, उस समय ये इक्विलिब्रियम में होगा। तो फोर्स लगेगा कितना, हमें पता है कि फोर्स का जो फॉर्मूला है वो कितना होता है, अगर आई इंटेंसिटी ऑफ लाइट फॉल कर रहा है तो कितना हो जाएगा, प्रेशर कितना होता है, प्रेशर इज इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया, और प्रेशर का फॉर्मूला आई बाई सी था, याद है तुम्हें। हाँ बस सर।
हाँ तो सर वहाँ पे है ना है ना, तो इस जगह से कितना आ जाएगा, हम्म, दैट फोर्स इज एरिया है इक्वल्स टू प्रेशर इनटू एरिया, आई ए बाई सी। सो दिस इज आई ए बाई सी इज इक्वल्स टू एम जी, क्योंकि कंप्लीटली एब्जॉर्ब हो जा रहा है और साथ ही साथ ये जो इंटेंसिटी है वो परपेंडिकुलरली फॉर हो रहा है, तो इसमें कॉस थीटा का भी मल्टीप्लिकेशन नहीं होगा। तो इंटेंसिटी को हम लोग क्या लिखते हैं, इंटेंसिटी इज इक्वल्स टू पावर अपॉन खुल रहा है एरिया। यहाँ पे एरिया मेरे में एरिया प्रॉपर। तो पावर कितना हो जाएगा, आई इंटू ए, आई इंटू पावर की जगह पे लिखूंगा मैं आई इंटू, मतलब आई इज इक्वल्स टू पी बाय ए लिख दिया मैंने, इंटू ए डिवाइडेड बाय सी, ए कैंसिल आउट हो जाएगा और यह है एम जी। सो पावर इज इक्वल्स टू सी इंटू एम इंटू जी। अब इसके वैल्यूज को अगर कैलकुलेट करते हैं, कैलकुलेट होकर क्या आ जाएगा तुम्हारा, वैल्यूज पुट कर लो, सी कितना है 3 इंटू 10 10⁸ मास कितना दिया था, सर 10⁻⁻1 10 ग्राम था ना, 10 रेज हाँ टू 10 पावर था। -3। 10 into 10 हेलो हेलो, हाँ सर हाँ तो कितना दे रखा था उसने, 10 ग्राम है ना, 10 सर तो 10 इंटू 10 रेज टू पावर -3 होगा ना, इंटू एक 10 और होगा सर। इंटू 10 भी होगा ना सर। जी का वैल्यू 10 है ना, हाँ हाँ तो कितना आ रहा है ये, 3 into 8 10⁻8 into 10⁻1 10 रेज टू पावर 7, -7 हाँ सॉरी 7 से माइनस कैसे आएगा, सर सॉरी तो ये पावर हो गया, इतना रिक्वायर्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। क्वेश्चन ऐसा है कि एक सर्कुलर रिंग है, कुछ इस तरीके से, और इस ट्यूब के इनसाइड में एक पेपर रखा गया है, काइंड ऑफ प्लेट मान लो, और अंदर जो है फ्रिक्शनलेस सरफेस है, म्यू इज इक्वल्स टू 0। इस जगह से क्या कराया जा रहा है, लाइट को फॉल कराया जा रहा है, तो लाइट जो है ऑलवेज नॉर्मली इसके ऊपर बेंड होकर के फॉल हो रहा है। फाइबर ऑप्टिक्स पता है ना, हाँ हाँ, तो एज्यूम करना है कि ये जो लाइट है ऑलवेज इस पे परपेंडिकुलरली ही स्ट्राइक करेगा। इस प्लेट का मास जो दे रखा है वो 5 मिलीग्राम दे रखा है। तो पूछा गया कि फाइंड द एंगल at which the plate will be in equilibrium inside the tube। ठीक है, एंगल किससे निकालना है, वर्टिकल से, एंगल विथ वर्टिकल। सर एट विच प्लेट एज्यूम, हाँ बोलो, नहीं सर एट विच के बाद क्या लिखा था इंटेंसिटी इसका आई ले लेते हैं और इस प्लेट का जो एक क्रॉस सेक्शन एरिया ए है। फाइंड द एंगल विथ वर्टिकल एट विच अच्छा at which the plate will be in equilibrium, at which हाँ सॉरी पूछ रहा था the plate will be in equilibrium inside the tube। Assume complete reflection and rays are always
परपेंडिकुलर टू द सरफेस। सॉल्वर। तो देखो क्या करेंगे इस वाले क्वेश्चन के लिए। हमें पता है कि जब ये इक्विलिब्रियम में आ जाएगा उस समय ट्यूब के इनसाइड में रहेगा। बना देता हूँ, और कुछ पर्टिकुलर थीटा एंगल गेन कर लिया होगा, है ना। तो इस जगह से थीटा एंगल पे होगा ये प्लेट, और अगर ये थीटा एंगल पे है वर्टिकल से, दिस एंगल इज थीटा, तो ये एंगल हो जाएगा थीटा। एम जी जो है वो इस डायरेक्शन में लग रहा होगा, एम जी का एक कंपोनेंट इधर आएगा विच इज एम जी साइन थीटा, और इस पे इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा होगा। फोर्स कितना लगेगा, प्रेशर इनटू एरिया, और रिफ्लेक्शन के कारण से प्रेशर हाँ कितना हो जाएगा 2I/c के बराबर। तो मैं बोल सकता हूँ दिस फोर्स शुड बी इक्वल्स टू एम जी साइन थीटा। उस समय क्या होगा, ये इक्विलिब्रियम पे होगा, तो फोर्स का वैल्यू कितना हो जाएगा, प्रेशर इंटू एरिया। प्रेशर का वैल्यू 2I/c इंटू एरिया हो जाएगा विच इज इक्वल्स टू एम जी साइन थीटा बराबर। अब इस जगह पे इंटेंसिटी का हाँ मैं सर। वैल्यू पुट कर लेता हूँ। चाहे तो तुम इसमें आई के टर्म्स में आंसर निकाल सकते हो या फिर पावर के टर्म्स में भी आंसर निकाल सकते हो, जिसको हम लोग पी लिख लेते हैं। तो इंटेंसिटी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, आई इज इक्वल्स टू पी अपॉन ए। पी अपॉन हाँ। इधर पी अपॉन ए पुट कर लेता हूँ मैं, इज इक्वल्स टू एम जी साइन थीटा। तो ए से ए कैंसिल आउट हो जाएगा, इधर से साइन थीटा कितना आ जाएगा, साइन थीटा इज इक्वल्स टू 2p/mg इंटू सी, सी यस सर। और इधर से हमें थीटा निकल के आ जाएगा विच विल इक्वल्स टू साइन इनवर्स 2p/mg सी। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोला गया है कि ये एक हमारे पास स्फेयर है, और सर एडवांस लेवल क्वेश्चन है। हाँ ये एडवांस लेवल क्वेश्चन है, और इस स्फेयर का रेडियस है आर, और इस जगह से लाइट रे जो है वो इंसिडेंट हो रहा है, सभी पैरेलल रेज हैं जो इस तरफ से इंसिडेंट हो रहा है बराबर। तो इसका अगर इंटेंसिटी गिवन है, आई है इसका इंटेंसिटी, और ये जो स्फेयर है जिसका रेडियस आर दे रखा, सॉलिड स्फेयर, सॉलिड स्फेयर ऑफ रेडियस आर, और टोटल कंप्लीट रिफ्लेक्शन एज्यूम करना है, एज्यूम कंप्लीट रिफ्लेक्शन, एज्यूम कंप्लीट रिफ्लेक्शन बाय द सॉलिड स्फेयर। तो तुम्हें फाइंड आउट करना है कि फोर्स कितना इस स्फेयर पे लगेगा, फोर्स exerted by the beam on this solid sphere। तो देखो इसका सबसे पहले लॉन्ग मेथड भी हम लोग देखेंगे, और एक शॉर्ट ट्रिक भी देखेंगे। शॉर्ट ट्रिक काफ़ी ज़्यादा आसान, एक ही बार में क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो करो एक बार तुम लोग पहले, काफ़ी टफ क्वेश्चन है ये, तो इसको कर लेते हैं। इस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझना, और सबसे पहले इसके लिए हम लोग स्फेयर बना लेते हैं। और ये रहा हमारा स्फेयर, सॉलिड स्फेयर। और ये है परपेंडिकुलर
मतलब एक्सिस बना रहा हूँ, एक रेफरेंस। तो जितने भी सारे लाइट रे हैं ये थोड़ा सा active करना है। तो जितने भी सारे लाइट रे हैं उस पे फॉल कर रहे होंगे, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये जो स्फेयर है, इस स्फेयर के ऊपर जब लाइट फॉल कर रहे होंगे तो हर एक जगह पे जो चेंज इन मोमेंटम होगा वो डिफरेंट होगा। क्यों? क्योंकि जब लाइट इस तरीके से आएगा तो रिफ्लेक्ट करेगा तो एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होना चाहिए। वही अगर मैं इस जगह पे लाइट इंसिडेंट जो हो रहा है उसका एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन देखूं तो कम होगा, यहाँ पे ज़्यादा होगा। तो इस तरीके से हर एक जो लाइट रे पैरेलली इंसिडेंट हो रहे हैं उसका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन अलग अलग है, तो चेंज इन मोमेंटम भी अलग अलग होगा। तो वो ऊपर जो फॉर्मूला लगाया था डिराइव करके, वो फॉर्मूला तो कतई भी हम लोग यूज नहीं कर सकते। आया ना? ये बात समझ में आई कि नहीं? हाँ सर हाँ। हाँ, तो वो फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते, मतलब वो जितना भी बखेरा हम लोगों ने स्टार्टिंग में किया था वो सारा का सारा वापस से रिपीट करना पड़ेगा। तो क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले मैं थीटा एंगल पे जाकर के डी थीटा एलिमेंट चूज करता हूँ। तो थीटा एंगल पे गया और डी थीटा एलिमेंट चूज करा, क्योंकि एंगल ही चेंज होते जा रहा है, एंगल चेंज होते जा रहा है तो पहले मैं एंगल को ही कांस्टेंट कर लेता हूँ। तो ये थीटा एंगल पे जा करके मैंने डी थीटा का एक एलिमेंट चूज करा। ये जो एलिमेंट है एक रिंग जैसा होगा, हाँ या ना? दिख रहा है क्या? और पीछे भी होगा। और इस जगह पे जो लाइट है वो इंसिडेंट हो रहे होंगे और वो रिफ्लेक्ट हो रहे होंगे। तो रिफ्लेक्ट एंगल कितना होगा? एंगल ऑफ इंसिडेंस, नॉर्मल ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल होगा थीटा, और इस तरफ चला जाएगा ये। तो चेंज इन मोमेंटम कितना हुआ? पहले तो मैं इसको लिख लेता हूँ। चेंज इन मोमेंटम कितना हुआ बताओ? निकाला था, याद है क्या? रिफ्लेक्शन हो रहा है, कॉस थीटा वाला आता है टर्म। अरे बोलो, याद नहीं है क्या? एच बाय लेमडा हाँ हाँ सर। 2h बाय लेमडा इंटू कॉस थीटा। क्योंकि इस तरह से आ रहा है और इस तरह से चला गया तो इधर p है और इस तरफ p है, तो कंपोनेंट लिया था, इस तरफ आया था p cos थीटा और इसका भी कंपोनेंट इधर आया था p cos थीटा। तो चेंज कितना हुआ था टोटल? 2p cos थीटा। p कितना? h बाय लेमडा। तो ये छोटे से एक फोटोन के कारण से, लेकिन मुझे तो n नंबर ऑफ फोटोन्स चाहिए। तो सबसे पहले मैं इसका एरिया कितना होगा वो एरिया निकाल लेता हूँ। इसका एरिया कितना हो जाएगा? ये जो रेडियस है एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया मैंने, तो इसका पूरा का पूरा सरकमफ्रेंस विच इज 2πr। बोलो 2π, और ये वाले को मैं a बोल लेता हूँ, सपोज दिस इज स्मॉल r, तो 2πa रेड से लिख देता हूँ, दिस इज r एंड दिस इज a, और एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया तो 2πa सरकमफेरेंस हो जाएगा, और इसके बीच का थिकनेस वो कितना हो जाएगा? आर डी थीटा। बोलो, समझ में आया है तो आगे बढ़े। हाँ सर यस यस। ठीक है, और a का वैल्यू कितना हो जाएगा? a इज इक्वल्स टू आर कॉस थीटा और आर साइन थीटा। तो a का वैल्यू मैं इस जगह पे पुट कर लेता हूँ, कितना आ जाएगा? डी ए इज इक्वल्स टू 2π आर स्क्वायर साइन थीटा इंटू डी थीटा बराबर। यस सर हाँ। ये डी ए आया हमारा। लेकिन जो एरिया है वो एरिया का डायरेक्शन किधर है तुम मुझे बताओ? एरिया का डायरेक्शन कैसा है? ये एलिमेंट है ना, तो एरिया का डायरेक्शन जो होगा वो परपेंडिकुलर होगा, ऐसा। यहाँ पे दिख रहा है ये टेंजेंट ड्रॉ करो तो एरिया, एरिया इस डायरेक्शन में होगा, ठीक है। तो ये हमने बस एक डायरेक्शन देख लिया, और आगे अब हम लोग करने के लिए जा रहे हैं। यहाँ पे डेल्टा पी निकाल लिया, डेल्टा पी से अब हम लोग निकालेंगे टोटल चेंज इन मोमेंटम। तो उसके लिए पहले एन निकाल लेता हूँ मैं, नंबर ऑफ फोटोन्स कितने होंगे। तो नंबर ऑफ फोटोन्स कैसे निकलेगा? बोलो, इंटेंसिटी
इनटू एरिया, है ना। और क्योंकि ये कुछ एंगल पे होगा, ये कितने एंगल पे फॉल कर रहा है ना, सरफेस ऐसा है, इंटेंसिटी ऐसा है, थीटा एंगल पे, तो क्या एरिया का कंपोनेंट लेते थे, याद है? सब कुछ भूलते जा रहे हो क्या? हाँ सर, थोड़ा थोड़ा याद। अरे फिर से स्टार्टिंग से कर लेता हूँ मैं। इंटेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, पावर अपॉन एरिया, प्रेजेंट चेक है ना। और एरिया के लिए हम लोग क्या लेते हैं, परपेंडिकुलर एरिया। और लाइट जो है अगर नॉर्मली फॉल ना करके किसी एंगल पे फॉल करती है, थीटा एंगल पे, तो हम लोग इसका कंपोनेंट लेते हैं, दिस इज एरिया ए, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, एक्सप्लिसिटली फिर 90 माइनस थीटा ए कॉस थीटा, याद है। तो इधर से हाँ पावर कितना आ जाएगा, इंटेंसिटी इनटू छोटा सा ई एरिया, कॉस थीटा। डी ए कॉस थीटा, हाँ क्योंकि अभी तो इसी वाले के लिए हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं, डी ए कॉस थीटा। समझ में आया क्या? हाँ और सर। अब मैं निकालूंगा हाँ इसमें सर। से, पावर निकला है तो एनर्जी पर यूनिट टाइम, दिस इज एनर्जी पर यूनिट टाइम है। तो एनर्जी टोटल हमें पता है, दिस इज टोटल एनर्जी। और अगर मुझे नंबर ऑफ फोटॉन्स निकालना है तो टोटल एनर्जी में से ईपी को डिवाइड करते हैं हम लोग, सिंगल फोटोन की एनर्जी। ये कितना हो जाएगा, आई इंटू डी ए इंटू कॉस थीटा डिवाइडेड बाय ईपी विच इज इक्वल टू एच सी बाय लेमडा। लेमडा ऊपर चला जाता है, याद आ रहा है ये सब चीज? हाँ सेम सर। सेम प्रोसेस चल रहा है, और हाँ कुछ हाँ सर, यस यस यस। आई डी ए इंटू कॉस थीटा इंटू लेमडा डिवाइडेड बाय एच सी। तो ये नंबर ऑफ फोटोन्स निकले। अब नंबर ऑफ फोटोन्स से मेरा टोटल चेंज इन मोमेंटम निकलेगा, टोटल। तो n इंटू डेल्टा पी करते हैं हम लोग, टोटल चेंज इन मोमेंटम। n का हाँ, वैल्यू पुट कर लो, आई, एच एच कैंसिल होके आई डी ए हाँ, कॉस थीटा डी अपन से। ए कॉस थीटा लैम्डा डिवाइडेड बाय एच सी इंटू स्मॉल डेल्टा पी, तो n था, डेल्टा पी ऊपर है, 2h बाय लैम्डा इंटू कॉस थीटा, 2h बाय लैम्डा इंटू कॉस थीटा, h लैम्डा कैंसिल आउट, कितना आ जाएगा ये, आई डी ए कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय सी, यही है ना। 2 भी मल्टीप्लाई होगा, उसी में। ये कर देते हाँ हैं कि हाँ। से अक्टूबर मल्टीप्लाई होगा, इस जगह पे 2 आएगा। देख लो इसमें कोई प्रॉब्लम। तो अगर मुझे ये चेंज इन मोमेंटम निकला है तो यही तो हमारा फोर्स है, डेल्टा पी बाई डेल्टा टी, जिसको हम लोग लिखते हैं, विच इज 2i डी ए कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय सी। क्योंकि मोमेंटम जो है काफ़ी छोटा सा चेंज हुआ है, एरिया काफ़ी छोटा लिया है ना, तो जो हमारा फोर्स होगा वो भी काफ़ी छोटा सा होगा। अब इम्पॉर्टेंट पॉइंट इस जगह पे आता है एक्स्ट्रा, कि ये जो फोर्स लगेगा वो फोर्स किस डायरेक्शन में लगता है, जिस डायरेक्शन में चेंज इन मोमेंटम हो रहा है। तो चेंज इन मोमेंटम जो है वो इस डायरेक्शन में हो रहा था, तो फोर्स इस डायरेक्शन में लगा छोटा सा। लेकिन इस फोर्स का भी दो कंपोनेंट आएगा, एक हॉरिजॉन्टल में और एक वर्टिकल में। ये एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा, तो ये बनेगा डी एफ कॉस थीटा, और इधर आएगा डी एफ साइन थीटा। अब यहाँ पे भी समझना, जब दो कंपोनेंट लेते हैं तो इस डायरेक्शन में एक डी एफ कॉस थीटा आएगा और इधर भी डी एफ साइन थीटा आएगा, तो क्या ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा। मतलब कि इस पूरे के पूरे सॉलिड स्फीयर पे जो फोर्स लगने वाला है सिर्फ और सिर्फ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लगने वाला है, वर्टिकल डायरेक्शन हॉरिजॉन्टल का लगेगा, हाँ। कैंसिल आउट हो वही जाएगा। मतलब ग्रेटर देन 2 ना। तो हाँ सर। मुझे इंटीग्रेट किसको करना है, डीएफ को नहीं, मुझे डीएफ कॉस थीटा को इंटीग्रेट करना है। बोलो समझ में आया ये चीज? हाँ सर। हाँ सर। हाँ, तो अब मुझे इंटीग्रेशन जो करना है वो डी एफ कॉस थीटा का करना है, और ये मुझे नेट फोर्स इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन देगा। तो मैं इस जगह पे लिखता हूँ, आई डी ए कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय सी इंटू कॉस थीटा, सही है, इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 2i बाय सी कॉस
क्यूब थीटा इंटू डी ए। अब डी ए का वैल्यू पुट करना है मुझे, है ना। डी ए का वैल्यू कितना है? तो पाई आर स्क्वायर साइन 2 पाई आर स्क्वायर इंटू साइन थीटा इंटू डी डी टी। थीटा। देख लो, अभी तक कोई भी प्रॉब्लम है, किसी को कुछ ना समझ में आए तो पूछ सकता नहीं सर, समझा समझा। है। आधे लोग तो फ्लैट हो गए होंगे बीच में ही, ऊपर ऊपर ही गायब हो गए होंगे। तो इधर देखो, ये हमारा है नेट फोर्स और इसी को मुझे इंटीग्रेट करना। अब इसका इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक जाएगा तुम मुझे बताओ। इंटीग्रेशन किस जगह से किस जगह तक करेंगे, ऊपर लेकर चलता हूँ मैं। सर थीटा से ए, थीटा से ए, सर उल्टा ए से थीटा। 0 से पाई बाई 2 तक जाएगा ना, क्योंकि ये रिंग एलिमेंट हमारा है। ये रिंग एलिमेंट नीचे बनाता हूँ, ये हमारा रिंग एलिमेंट है। तो जब जैसे से थीटा बढ़ते जाएगा, ये थीटा बढ़ते जाएगा, तो देखना एलिमेंट बढ़ते जाएगा। वो ऊपर को भी कवर कर रहा है और नीचे को भी कवर कर रहा है साथ ही साथ। तो मैं थीटा यहाँ पे बढ़ा दिया, थीटा ये बढ़ा दिया, और थीटा जब 90 डिग्री कर लूंगा तो ये पूरा इसको कवर कर लेगा, हाँ या ना। तो बेसिकली ये ऊपर नीचे दोनों को कवर कर रहा है। तो मैं इसका इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक करूंगा, 0 से लेकर के पाई बाई 2 तक। कोई दिक्कत? तो इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2, जो भी कांस्टेंट उसको बाहर निकाल लेता हूँ मैं। ये हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर, ये निकाल दिया, ये निकल गया आई बाई सी। इंटीग्रेशन कॉस क्यूब थीटा इंटू साइन थीटा इंटू डी थीटा, और लिमिट फ्रॉम 0 से पाई बाई 2। अब मुझे नहीं लगता आगे कराने की ज़रूरत है। अगर तुम्हारा यहाँ तक आ गया है तो ये इंटीग्रेशन तुम आराम से कर सकते हो, बराबर। और जब इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो इसका फाइनल आंसर मैं बता देता हूँ। इट इज़ पाई आर स्क्वायर इंटू आई डिवाइडेड बाई सी। ये हमारा आंसर निकल करके आता है। कैसे करना पड़ेगा, कॉस थीटा को टी मान लो, बराबर, और फिर इसको डिफरेंशिएट, सब्स्टिट्यूशन कर। सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब इसका शॉर्ट ट्रिक देखते हैं। ये तो इतना लंबा मेथड देख लिया ना, अब इसका शॉर्ट ट्रिक देखते हैं। क्या है इसका शॉर्ट ट्रिक? तो शॉर्ट ट्रिक ये है कि जो हमारे पास स्फेयर है वो ऐसा है, और सारे जो लाइट रेज हैं वो इस तरीके से इंसिडेंट हो रहे हैं, और सारे के सारे लाइट रे क्या करेंगे, रिफ्लेक्ट करेंगे, है ना। इंटेंसिटी आई है, अगर ये रिफ्लेक्ट करेगा तो मुझे फोर्स इज इक्वल्स टू क्या लिखना है, प्रेशर इनटू एरिया लिखना है। और दो चीज़ों को मुझे वैल्यूज को पुट करना है और आंसर आएगा। तो फोर्स इज इक्वल्स टू प्रेशर इनटू एरिया। प्रेशर जो है वो हमारा कितना होगा, अगर एरिया कुछ ऐसा हो तो। एरिया कैसे लेंगे, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट एंगल है, तो इसके शॉर्ट ट्रिक में हम लोग क्या करते हैं, प्रोजेक्टेड एरिया लेते हैं। तो प्रोजेक्टेड एरिया कौन सा होगा, दिस मच, दिस इज द प्रोजेक्टेड एरिया, दिस इज द प्रोजेक्टेड एरिया। तो ये प्रोजेक्टेड एरिया कितना आएगा बताओ जल्दी से, पाई आर स्क्वायर। तो इसमें और तो हाँ प्रेशर कितना आएगा, रिफ्लेक्शन हो रहा है, अगर ये प्लेट है और नॉर्मल इंसिडेंस हो रहा है तो प्रेशर कितना आता है आई इंटेंसिटी के लिए, याद करो जल्दी से। फोर्स कितना हो गया नया क्रिएट करने में ये है इतनी कि उसका हम्म, कितना आता है आई बाई सी।
हाँ हाँ है ना। तो इधर से हमारा फाइनल रिजल्ट निकल करके आ जाएगा। देखो यहाँ पे जो हमारा रिजल्ट आया था ये था। एक लाइन में आ गया। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, प्रोजेक्टेड एरिया से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और प्रोजेक्टेड एरिया से मल्टीप्लाई करके हमारा ये आंसर आ जाएगा। सेम वे में तुम्हारे मॉड्यूल में भी एक्सरसाइज में क्वेश्चन दे रखा होगा। क्वेश्चन ऐसा है कि ये एक कोन दे रखा है और इस कोन का हाइट h है और ये रेडियस r है और लाइट रे जो है इस तरीके से इस पे फॉल कर रहा है और लाइट रे अगर इस पे फॉल कर रहा है तो मुझे ये बताना है कि इस पे फोर्स कितना लगेगा अगर इसकी इंटेंसिटी आई है तो। फाइंड फोर्स ऑन द कोन इफ all rays are being reflected। सॉल्व करो इसको। तो देखो इस क्वेश्चन को हाँ कैसे सर। करेंगे। सबसे पहले तो इसमें हम लोग प्रोजेक्टेड एरिया निकाल लेते हैं। प्रोजेक्टेड एरिया कितना होगा, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट एक ट्राइंगल बन रहा है। कैसा ट्राइंगल बन रहा यस। है, इस तरीके से। ये कुछ ऐसा ट्राइंगल बन रहा है। सो दिस इज बेसिकली द प्रोजेक्टेड एरिया। जिसमें कि जो बेस लेंथ है वो कितना है 2r और जो हाइट है वो h है। तो एरिया कितना हो जाएगा, हाफ बेस इंटू हाइट, ये हो जाएगा r इंटू एच। दिस विल बी द एरिया। और इसके कारण से जो प्रेशर लग रहा होगा, पता था कि ये बिल्कुल लाइट को ही पोजेस कर रहा है 100% या फिर वेव को ही पोजेस कर रहा है 100%। तो उस समय सारे एक्सपेरिमेंट्स किए जा रहे थे और सभी से एक एक चीज़ें प्रूफ हो रहे थे। तो बाद में डी ब्रोगली आए और डी ब्रोगली ने बोला कि देखो ऐसा है कि जो लाइट है हमारा ना तो वेव है ना ही पार्टिकल है, वो डुअल नेचर को फॉलो करता है। ठीक है, तो डुअल नेचर का जो हाइपोथेसिस है वो डी ब्रोगली ने दिया था। डुअल नेचर ऑफ लाइट, जिसमें कि हमारा पार्टिकल नेचर एज वेल एज वेव नेचर दोनों का मिक्सचर होता है। वेव नेचर का मिक्सचर होता है। और फिर उन्होंने ना क्या करा, एक इक्वेशन डिराइव करा। उन्होंने क्या किया कि E इज इक्वल्स टू होता है हमारा फोटोन का जो एनर्जी होता है वो एच सी बाय लेमडा होता है और जो एनर्जी है E इज इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर होता है। तो इन दोनों को कंबाइन कर लिया तो एच सी बाय लेमडा इज इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर हो गया। और जब फिर उसको सॉल्व किया तो लेमडा कितना आ जाएगा, एच बाय सी, एम इधर आ जाएगा और ये लेमडा आ जाएगा। सो लेमडा इज इक्वल्स टू एच बाय एम सी हो गया। तो ये बोला गया कि दिस इज डी ब्रोगली वेवलेंथ। अब ऐसा एज्यूम किया गया कि फोटोन का जो मास होगा वो m है और वो स्पीड ऑफ लाइट c से चल रहा है। हालांकि फोटोन का मास हम लोग कंसिडर नहीं करते, हम लोग एनर्जी में डिनोट करते हैं, आगे हम लोग समझेंगे। तो अभी के लिए मत समझो। कोई भी चीज़ का मास, रेस्ट मास और डायनेमिक मास दोनों अलग अलग तरीके से डिफाइन किया जाता है। बस समझ लो फोटोन का मास m है और उसको वेलोसिटी से मल्टीप्लाई कर दिए तो वो क्या बन जाता है, मोमेंटम। सो लैम्डा इज इक्वल्स टू h बाय p आया। सो दिस इज लैम्डा इज इक्वल्स टू h बाय p और इसे बोला गया डी ब्रोगली वेवलेंथ। सो दिस इज कॉल्ड डी ब्रोगली वेवलेंथ। और फोटोन का जो मोमेंटम है वो इस तरीके से फिर डिफाइन किया गया, दैट मोमेंटम ऑफ द फोटोन इज h बाय लैम्डा।
क्योंकि हम लोग मोमेंटम को m इंटू वी से डिनोट करते हैं और मास तो हमें फोटोन का पता होता नहीं है, वेलोसिटी c है। तो इसीलिए इस जगह से स्पेशली सिर्फ और सिर्फ फोटोन के लिए मोमेंटम इस तरीके से डिफाइन किया गया। और मोमेंटम अगर किसी भी पार्टिकल के लिए डिफाइन करेंगे तो वो m इंटू वी होगा फॉर पार्टिकल, और फॉर फोटोन p इज इक्वल्स टू h बाई लेमडा। इस तरीके से डिफाइन करेंगे। मतलब कि जो मोमेंटम है वो इस बात पे डिपेंड कर रहा है कि तुम्हारा कौन सा वेवलेंथ है। जो वेवलेंथ होगा उस वेवलेंथ के हिसाब से मोमेंटम भी चेंज होगा। तो ये हमारा p आ गया। और फोटोन, ये चीज आगे जाकर के ये हाइपोथेसिस को वापस से यूज किया गया। बोला गया कि यार ये जो मोमेंटम है, ये जो लैम्डा है, लैम्डा इज इक्वल्स टू एच बाई पी है। अगर ये फोटोन एक डुअल कैरेक्टर को शो कर सकता है, डुअल नेचर को शो कर सकता है, तो ऐसे से बहुत सारे पार्टिकल्स होंगे जो डुअल नेचर को शो कर सकते हैं, है ना। तो उन्होंने क्या बोल दिया, इस वेवलेंथ को मैटर वेव भी बोला गया। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मैटर वेव। मैटर वेव पढ़ा होगा। जैसे कि इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन क्या है, काफी ज्यादा छोटा पार्टिकल। अगर उसकी वेलोसिटी काफी ज्यादा होती है तो उस केस में वो एक वेव की तरह हमें मिलेगा। और इलेक्ट्रॉन का एक्सपेरिमेंट भी किया गया जिससे वो पता चला कि हाँ, इलेक्ट्रॉन तो ऐसे देखे तो पार्टिकल नेचर है, लेकिन अगर उसको एक्सपेरिमेंट के हिसाब से देखें तो वो हमारा वेव कैरेक्टरिस्टिक को भी शो करता है। और है, प्रूफ भी है, आगे हम लोग जा करके देखेंगे। तो इधर से कोई सा भी पार्टिकल, लेकिन पार्टिकल छोटा होना चाहिए, ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा। जैसे बॉल वगैरह है तो उसके लिए हम लोग वेव नेचर बता ही नहीं सकते हैं। वो क्या होगा, डोमिनेटिंग है, पार्टिकल नेचर को डोमिनेट कर रहा है। जैसे क्रिकेट का बॉल है, वो डोमिनेटिंग है, उसके लिए तो तुम छोड़ ही दो, पार्टिकल नेचर ही डोमिनेटिंग है उसके लिए। कोई एक ऐसा मास जो कि काफी ज्यादा छोटा है, काफी ज्यादा छोटा है, तो उसके लिए हम लोग पार्टिकल नेचर एज वेल एज वेव नेचर दोनों को कंबाइन करके लिख सकते हैं। तो इस तरीके से मैटर वेव जो है वो हमारा बोला गया लैम्डा। इलेक्ट्रॉन के लिए अगर बोला जाएगा तो कितना हो जाएगा, h बाय मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन। या फिर अगर प्रोटॉन के लिए बोला गया तो लैम्डा ऑफ प्रोटॉन विल बी इक्वल्स टू h बाय मोमेंटम ऑफ द प्रोटॉन, डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन में। और अगर प्रोटॉन ना होकर के कोई एटम है तो एटम के लिए भी हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं। तो फॉर इलेक्ट्रॉन, अगर इलेक्ट्रॉन है तो मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन हम लोग किस तरीके से लिख सकते हैं, p ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी इक्वल्स टू mv होता है। और याद करो, काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम में रिलेशन कुछ ऐसा होता है, 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी। याद है ये, हाँ है ना। तो ये हो जाएगा रूट अंडर ऑफ 2 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी किस तरीके से निकलेगा किसी भी इलेक्ट्रॉन को, अगर मैं किसी भी पर्टिकुलर पोटेंशियल डिफरेंस से इसको एक्सेलरेट कराऊं इलेक्ट्रॉन को, डेल्टा वी पोटेंशियल डिफरेंस है, डेल्टा वी इज वी। तो ये जो इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन करेगा इस जगह पे आकर के, काइनेटिक एनर्जी गेन जो करेगा, वो काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होता है, Q इंटू वी। याद है ना। तो ये हो जाएगा हाँ सर। E इंटू वी। सो दिस हाँ इज द सर। अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी गेन by the electron if it is accelerated about the potential difference V। तो मैं इसका वैल्यू को इस जगह पे पुट कर लेता हूँ, तो ये हो जाएगा 2me E इंटू वी हो जाएगा। सो दिस इज द मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन अगर उसको मैंने एक्सलेट कराया तो लैम्डा कितना हो जाएगा, लैम्डा ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी इक्वल्स टू h डिवाइडेड बाय रूट अंडर ऑफ 2m वेर v इज द पोटेंशियल डिफरेंस जिसके अक्रॉस इसको एक्सलेट कराया गया। तो जनरल फार्मूला हमारा ये है, लेकिन इस फार्मूले को हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा रिजॉल्व कर लेते हैं। h का वैल्यू चेंज हो नहीं सकता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन चेंज हो नहीं सकता है, E चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारा चेंज हो नहीं सकता है। तो ये सारे वैल्यूज अगर चेंज नहीं हो सकते हैं तो इसके वैल्यूज को मैं पुट कर लेता हूँ, है कि नहीं। तो जो लैम्डा हमारा Yes, sir. निकल के आता है डेट इज
रूट अंडर ऑफ 150 डिवाइडेड बाय वी। वी जो लिखेंगे हम लोग वोल्ट में लिखेंगे, और लैम्डा जो आएगा हमारा एंगस्ट्रॉम में आएगा। सर एक्सपोनेंशियल वैल्यू क्या 150? 150 इज कांस्टेंट, वी किस में अच्छा एच लिखना के है, जगह सारा चीज रूट अंडर में ले लिया है ना मैंने। एंड लैम्डा ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंगस्ट्रॉम तुम्हें पुट करना है, तो ये आता है। बोलो समझ में आया ये चीज? हाँ सर। सेम वे में प्रोटॉन के लिए भी निकाल सकते हैं। प्रोटॉन के लिए भी अगर तुम्हें निकालना हो तो ये सारी चीज एग्जैक्टली मुझे फिल करना होगा प्रोटॉन के लिए। चाहे किसी भी यस हाँ मॉलिक्यूल के लिए चाहिए तो मॉलिक्यूल के लिए भी निकाल सकते हैं, जैसे लैम्डा और एनी एटम, गैसेस एटम के लिए। तो काइनेटिक एनर्जी कितना होता है? काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 3/2 kT, है ना। तो इस जगह पे जो काइनेटिक एनर्जी ऊपर का फॉर्मूला था इसमें पुट कर लो, मास वगैरह रिप्लेस करके। तो हम लोग इसको कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, h डिवाइडेड बाय रूट ऑफ 3 मास ऑफ द एटम और k इंटू टी। तो ये हमारा रिजल्ट किसके लिए आएगा? एटम के लिए। और गैसेस, मॉलिक्यूल और एटम, तो गैसेस मॉलिक्यूल हो सकते हैं या फिर एटम हो सकते हैं, उसके लिए हम लोग ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। वेयर के इज द बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, हमें पता है इसका वैल्यू क्या होता है। आगे चलते हैं हम लोग थॉमसन्स मॉडल में। हेलो, आवाज आ रही है? हाँ सर यस सर। चलो बताओ, ये सब चीजें तुम लोगों ने पहले से पढ़ के रखा है। जे थॉमसन मॉडल क्या है? हम्म, सर उसमें एटम पॉजिटिव चार्ज रहता क्या बताया था जे थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल में? है, उसमें एटम्स पॉजिटिव चार्ज होता है उसमें। प्लम पुडिंग मॉडल था ना? हाँ प्लम पुडिंग मॉडल। टोटल चार्ज 0 होता है। उसमें ऐसा बताया था कि ये जो है एक केक की तरह जूम कर लो, और ये पूरा का पूरा एटम है, और एटम के इनसाइड जो है इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इस तरीके से रखे गए हैं। इलेक्ट्रॉन्स रखे हुए हैं और ये पूरा का पूरा एटम पॉजिटिवली चार्ज्ड है कि नहीं? कुछ इस तरीके से बताया था। तो ये मॉडल फेल हो गया था। क्यों फेल हुआ था? रीजन क्या था? हम्म, रीजन क्या था सर पहले हमें उसका कहिए। एक्चुअल एटम कुछ अलग शेप का था। क्योंकि इस जगह पे नेगेटिव चार्जेस हैं, पॉजिटिव चार्जेस हैं, ये दोनों एक दूसरे से कंबाइन करके न्यूट्रल कर देंगे। वो क्यों नहीं हो रहा है? दूसरा चीज़, जब इलेक्ट्रॉन्स ट्रांजिशन करते हैं तो एनर्जीज को रिलीज करते हैं, तो वो एनर्जीज लेवल इसमें क्यों नहीं दिख रहा है? तो इन सभी रीजंस के कारण से इसके मॉडल को फेल कर दिया गया। ठीक है, फिर आया हमारा रदरफोर्ड मॉडल। बोलो क्या था रदरफोर्ड मॉडल? क्या था रदरफोर्ड मॉडल?
अल्फा बीटा गामा रेस। तो उसके लिए एक एक्सपेरिमेंट रन किया गया था, है ना। एक्सपेरिमेंट रन करने के लिए उसने क्या किया? गोल्डन फॉयल के हाँ, तो एक गोल्ड फॉइल लिया इस जगह पे, जिसका थिकनेस काफी ज्यादा थिन था ये, है ना। और थिन रखने का रीजन ये था कि जो एटम्स आएंगे, लाइट रेज है वो है ना, वो काफी कम आए, काफी कम आए, ताकि एक सिंगल लेयर ऑफ एटम को ही हम लोग एनालाइज कर पाए। और फिर इस जगह से क्या किया गया, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस रखा गया, और हमें पता है कि इससे ढेर सारे रेडियो एक्टिव रेज निकलते हैं, अल्फा गामा, अल्फा बीटा गामा रेज वगैरह निकलते। इस जगह पे एक फिल्टर रखा गया, और फिल्टर क्या कर रहा था कि जो डिफरेंट रेज थे उसको हटा दे रहे थे, सिर्फ अल्फा रेज को रख रहा था वो, है ना। अल्फा रेज क्या होते हैं? अल्फा पार्टिकल हीलियम न्यूक्लियस होता है, मतलब जो हीलियम है वो पॉजिटिवली चार्ज्ड है। 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना हीलियम में, हाँ तो दोनों इलेक्ट्रॉन को मैंने बाहर निकाल दिया, तो वो क्या बन गया? सिर्फ और सिर्फ हीलियम न्यूक्लियाई। और ये जो हीलियम न्यूक्लियाई है इसके ऊपर स्ट्राइक कर रहा था, और इस जगह पे डिटेक्टर रखा गया था, पूरे जगह पे, पूरे सर्कल में रखा जाएगा, डिटेक्टर रखा गया था। ये जो डिटेक्टर है इस बात को डिटेक्ट कर रहा था कि किस एंगल पे कितनी इंटेंसिटी आ रही है, ठीक है, किस एंगल पे कितनी इंटेंसिटी आ रही है। तो देखा गया कि कुछ ऐसा सिचुएशन बना, और उससे मॉडल वो उन्होंने कुछ इस तरीके से निकाला। सेंटर पे ऑलमोस्ट सारे के सारे पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है, जिसको उन्होंने न्यूक्लियस बोला। और एटम अगर इतना बड़ा है तो उसका मोस्ट ऑफ द स्पेस खाली है, मोस्ट ऑफ द स्पेस क्या है? खाली है और वैकेंट। और इलेक्ट्रॉन्स जो है उसके चारों ओर चक्कर काट रहे हैं, इस तरीके से उन्होंने ये सारे मॉडल्स में लिख करके दिया था। और एक्सपेरिमेंट से ये पता चला कि बहुत ही कम जो अल्फा पार्टिकल्स थे वो बिल्कुल बाउंस बैक किए, 1 in 8,000 या 10,000 था, है ना। और ये 180 डिग्री से डिफ्लेक्शन हुआ, और बहुत सारे जो रेज थे वो बहुत ही कम डिफ्लेक्ट किए, ये इस तरीके से डिफ्लेक्ट किया। ज़्यादातर रेज क्या हुए? अनडिफ्लेक्टेड चले गए, और कुछ रेज थे जो कि थोड़ा डिफ्लेक्ट हुए, और कुछ रेज बहुत ज़्यादा डिफ्लेक्ट हुए, और कुछ रेज बिल्कुल 180 डिग्री से डिफ्लेक्ट कर गया। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियस जो है वो पॉजिटिवली चार्ज है, तो उन्होंने ये बात बताया कि मोस्ट ऑफ द चार्ज इज कंसंट्रेटेड, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, मोस्ट ऑफ द चार्ज is concentrated at the center, और मोस्ट ऑफ द चार्जेस का मतलब है कि सारे के सारे चार्जेस। उसके बाद फिर दूसरा ये स्टेटमेंट बोला कि एटम के बहुत सारे स्पेस क्या है? वैकेंट है, और जितना मास है वो सारा का सारा सेंटर पे कंसंट्रेटेड है। मोस्ट ऑफ द masses most of the masses सर आपस में कभी ब्लैक हो रहा है क्या? हाँ, कुछ प्रॉब्लम हो रहा है बीच में, ब्लैक हो जा रहा है। मोस्ट ऑफ द masses of atom is concentrated at the center। ये चीज बताया। वेरी फ्यू
alpha particles is deflected by 180 डिग्री। ये सारे ऑब्जर्वेशंस वगैरह बनाए गए, एक्सपेरिमेंट जब किया गया था तो ये सारे ऑब्जर्वेशंस उन्होंने देखे और उसके हिसाब से उन्होंने बोला, मॉडल कुछ इस टाइप का दिया कि जे थॉमसन मॉडल जो बताया गया उसमें बोला गया कि जो एटम है वो उसके अंदर एक न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस में क्या है, सारे पॉजिटिव चार्ज हैं। ये सारे के सारे पॉजिटिवली चार्ज्ड है और जो इलेक्ट्रॉन्स है वो इलेक्ट्रॉन्स इसके चारों ओर रिवॉल्व कर रहे हैं जिस तरीके से, ये इलेक्ट्रॉन्स इसके चारों ओर रिवॉल्व कर रहे हैं जिस तरीके से, इस तरीके का बातें उन्होंने बताया। और फिर उन्होंने बोला कि अगर ये रिवॉल्व कर रहे हैं तो किस तरीके से रिवॉल्व कर रहे हैं, इसके ऊपर सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है और वो फोर्स इसको क्या बोलते हैं, कूलम्स फोर्स जो लग रहा है वो उसको सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है सर्कुलर मोशन कराने के लिए। तो उन्होंने क्या बोल दिया, mv² इज इक्वल टू k ze² डिवाइडेड बाय r², वेर r इज द रेडियस। इसको भी हम लोग नीचे और अच्छे तरीके से देख लेंगे, अभी के लिए बस इतना ही देखो। तो किसकी कुछ एनर्जी होगी, एनर्जी में हम लोग किस तरीके से लिखते हैं, टोटल एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी प्लस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे आया, ये मॉडल फेल हो गया। मॉडल फेल क्यों हुआ, क्योंकि ये जो रदरफोर्ड मॉडल है ये इस बात को नहीं बता पाया कि इसमें ट्रांजिशन क्यों नहीं हो रहा है ना। जो हमारे स्पेक्ट्रम देखे गए थे, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, इमिशन स्पेक्ट्रम, हाइड्रोजन का उस समय आ गया था, तो उस समय हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम और इमिशन स्पेक्ट्रम इससे मैच नहीं कर रहा था। ये मॉडल ये बता रहा था कि ये इस तरीके से रिवॉल्व करेगा। और उस समय मैक्सवेल का भी थ्योरी आ चुका था। मैक्सवेल ने क्या बोला कि मैक्सवेल बोला ये कि अगर कोई भी पार्टिकल एक्सोलेटेड है, चार्ज पार्टिकल एक्सोलेटेड है, तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को इमिट करेगा। तो ये जो चार्ज पार्टिकल है वो क्या कर रहा है, सर्कुलर मोशन कर रहा है, और ये सर्कुलर मोशन कर रहा है तो एक्सोलेटेड है ना, सेंट्रीपिटल एक्सोलेशन है इसके पास, और ये क्योंकि एक्सोलेटेड है तो इसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को इमिट करना चाहिए। अगर ये ईएम वेव को इमिट करेगा तो इसकी एनर्जी कम होगी, और एनर्जी कम होगी तो ये धीरे 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 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, रोटेट करते करते न्यूक्लियस में जाकर के कोलैप्स कर जाना चाहिए। तो इस तरीके से हमारा एटम तो एग्जिस्ट करना ही नहीं चाहिए। हाँ सर। तो यहाँ पे Yes. प्रॉब्लम हो गया। मैक्सवेल का थ्योरी था ये बात, और मैक्सवेल का थ्योरी काफ़ी स्ट्रांगली इस बात को, ये सब चीज़ों को प्रूफ कर रहा था। और वो इस मतलब कि उस समय काफ़ी बड़ा था साइंटिस्ट, वो मैक्सवेल बहुत बड़ा नाम, उन्होंने जो काम किया इस फील्ड में काफ़ी बड़ा काम किया है, जिसके कारण से आज हम लोग इलेक्ट्रिसिटी वगैरह जो चीज़ें हैं काफ़ी हद तक वेव से रिलेटेड चीज़ें हम लोग कर पा रहे हैं, है ना। तो उन्होंने ये बात बताया कि हाँ, जो जो भी चार्ज पार्टिकल होगा वो एक्सोलेटेड होगा, वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को इमिट करेगा, जिसके कारण से इलेक्ट्रॉन को वहाँ जाकर के कोलैप्स कर जाना चाहिए। और इस तरीके से जो रेडिएशन इमिट करेंगे उसके वेवलेंथ कंटिन्यूस होना चाहिए, कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम मिलना चाहिए कि हर एक वेवलेंथ का मुझे रेडिएशन मिलेगा। लेकिन जब हम लोगों ने एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम देखा, इमिशन स्पेक्ट्रम देखा, तो उसमें डिस्क्रीट मिल रहा था, डेटा मैच नहीं कर रहा था, तो रदरफोर्ड का मॉडल भी फेल कर गया। उसके बाद फिर आया बोर्स मॉडल। और इसके बारे में हम लोग बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। बोलो क्या है बोर्स मॉडल? बताओ। सर वो इलेक्ट्रॉन स्टेशनरी ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करते हैं। 3 पॉस्टुलेट्स दिए थे बोर्स ने, है ना। 3 पॉस्टुलेट्स कौन कौन से थे?
दिए तो थे, हाँ ऐसा दिए तो थे। दिए तो थे लेकिन याद नहीं है। तो बुक में देखना पड़ेगा। सर और हर एक ऑर्बिट के साथ एक मतलब डिफाइंड एनर्जी एसोसिएटेड। ऐसा बोला था। तुम्हें एग्जैक्ट वर्ड लिखना पड़ेगा, बोर्ड में अगर आया ना क्वेश्चन, एग्जैक्ट लिखना पड़ेगा, नहीं तो कट करके 0 मिलेगा। चलो तो करते हैं इसको हम लोग। तो बोर्स मॉडल जो है 1930 में आया था, और रदरफोर्ड का वो मॉडिफिकेशन था। जो भी मॉडल उन्होंने दिया था उसमें कुछ कुछ उसने मॉडिफिकेशंस किए थे। तो फर्स्ट उन्होंने बोला कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करेंगे। इलेक्ट्रॉन्स, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, इलेक्ट्रॉन्स विल रिवॉल्व इन सर्कुलर ऑर्बिट अबाउट द न्यूक्लियस। और अगर ये न्यूक्लियस के चारों ओर सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है तो इसके पास एक नेसेसरी फोर्स जरूर होना चाहिए। कौन सा? सेंट्रिपिटल फोर्स, जो कि कूलम फोर्स के बराबर होता है। तो एफ सेंट्रिपिटल इज इक्वल्स टू एफ कूलम फोर्स। एफ सेंट्रिपिटल फोर्स कितना होता है? एम वी स्क्वायर बाय। तो ये कौन सर्कुलर मोशन कर रहा है? इलेक्ट्रॉन। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में कुछ होगी, तो एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय द रेडियस, जिस रेडियस में ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। अब दोनों के चार्ज के बारे में बात करते हैं। अगर कोई भी एक एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर जेड है, तो इसमें चार्ज कितना हो जाएगा? जेड टाइम्स ऑफ ई, क्योंकि न्यूट्रल होना यस, है ना, हाँ। टोटल एटम को हाँ न्यूट्रल होना है। तो जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उतने ही नंबर ऑफ चार्जेस, पॉजिटिव चार्ज। तो एक इलेक्ट्रॉन, दिस विल बी Q1, दिस विल बी Q2। तो k Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर होता है, तो हो जाएगा k Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। आया ना? तो उन्होंने फर्स्ट ये चीज बता दिया। यहाँ भाई देखो, पहला पॉसिबिलिटी है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा और रेडिएशंस को वो इमिट ही नहीं करेगा। समझ में आ रहा है? दीज आर कॉल्ड स्टेशनरी ऑर्बिट्स। स्टेशनरी ऑर्बिट्स। और भी चीजें इसमें बोला गया। तो सेकंड वाले पॉइंट पे आते हैं। सेकंड पॉइंट में उसने ये बोला कि ये जो इलेक्ट्रॉन है वो सिर्फ उसी ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा जिस ऑर्बिट में उस इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h अपॉन 2 पाई के बराबर है। इसको सेंटेंस में लिखना पड़ेगा, मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ। इलेक्ट्रॉन विल रिवॉल्व in only those orbits in which angular momentum of electron is equals to इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h अपॉन 2 पाई। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो ये बोला गया L इज इक्वल्स टू एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल्स टू n टाइम्स ऑफ h अपॉन 2 पाई, वेर n क्या हो सकता है? कुड बी एनीथिंग, 1 2 3 इंटीजर होना चाहिए ना, इंटीग्रल। तो L इज इक्वल्स टू एन एच अपॉन 2 पाई। तो देखो L क्या होगा हमारा? एम वी आर। क्यों? क्योंकि ये जो हमारे पार्टिकल्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स इन द सेंस, जो इलेक्ट्रॉन है वो v वेलोसिटी से मूव कर रहा है कितने में? r रेडियस में। और इसका मास कितना है? m। ये हो जाएगा m v r इज इक्वल्स टू n h अपॉन 2 पाई। ये हमारा दूसरा इक्वेशन निकल के आया। तो इस इक्वेशन में n का वैल्यू क्या हो जाएगा? 1
2 3 अप टू सो। बोलो समझ में आ रहा है? हाँ सर समझ रहा। हम्म। और उन्होंने ये बात पहले ही बोल दिया था कि इस ऑर्बिट में जब रिवॉल्व करेगा तो वो एनर्जी को लूज नहीं करेगा, एनर्जी रेडिएट मतलब नहीं करेगा। ठीक है, एनर्जी will not be radiated in these orbits। इन ऑर्बिट्स में एनर्जी रेडिएट नहीं करेगा, मतलब वो मैक्सवेल के थ्योरी को सबसे पहले ही ब्लॉक कर दिया इसी जगह पे बोल के कि अगर ये इस जगह पे रोटेट कर रहा है, एक्सेलरेटेड है, तो भी वो एनर्जी को रिलीज नहीं करेगा। पहले ही मैक्सवेल के बातों को उसने कट कर दिया, बोला कि तुम जो बोल रहे हो बोलने दो, मुझे फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन अगर ये डेटा अगर हम लोग या फिर ये assumption लेते हैं तो डेटा बिल्कुल हमारा मैच करता है। ठीक है, और बोर्स के पास इसका एक्सप्लेनेशन नहीं था उस टाइम पे, इनफैक्ट आगे भी नहीं था। बाद में जब टेक्नोलॉजी एडवांस हुआ और काफ़ी साइंटिस्ट वगैरह आए, तो बाद में फिर इसका एक्सप्लेनेशन पता चला कि ये रीज़न क्या है, जो कि हम लोग आगे समझेंगे। वेव से इसका रीज़न है, और वेव से किस तरीके से रीज़न दिया जाता है पता है क्या, बताया गया होगा केमिस्ट्री में? हाँ सर बताया होगा। बताया होगा, किसी को पता है? सर कभी पढ़ाया था, 11th में पढ़ाया। चलो, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है, अगर ये इस तरीके से मूव कर रहा है, सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन बेसिकली एक पार्टिकल नेचर एज वेल एज वेव नेचर, दोनों नेचर को पॉजेस करता है। तो अगर वेव नेचर को पॉजेस करता है तो ये वेव कैरेक्टरिस्टिक को भी शो करेगा। तुम लोगों ने साउंड वेव में या फिर वेव ऑन स्ट्रिंग में ये जरूर पढ़ा होगा, स्टैंडिंग वेव। ये हाँ। यस सर। और स्टैंडिंग वेव में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि ये जो वेव्स होते हैं स्टैंडिंग वेव, उसके दो नोड्स होते हैं। सब बंद हो गए। तो स्टैंडिंग वेव में हम लोगों ने देखा था कि नोड्स होते हैं, और जो नोड्स होते हैं वो इस जगह पे जैसे नोड्स है, ये नोड्स, एक नोड्स और ये नोड्स, तो दो नोड्स के बीच में जो एनर्जी होती है वो क्या होती है, कांस्टेंट होती है। और दो नोड्स के बीच में जो भी एनर्जी है वो कांस्टेंट है, और वो एनर्जी को ट्रांसफर भी नहीं करता है, साथ ही साथ डिसिपेट भी नहीं करता है। आया ना? तो ये सर हाँ। ये जो एनर्जी है इस तरीके से दो नोड्स के बीच में, ये नोड्स हैं, ये नोड्स हैं और ये नोड, तो इसकी एनर्जी होती है फिक्स्ड, और इसकी एनर्जी इधर नहीं जा सकती है और इसकी एनर्जी इस तरफ नहीं जा सकती है, ऐसा हम लोग को पता है। तो अगर स्टैंडिंग वेव बनता है तो बेसिकली एनर्जी डिसिपेट नहीं होगा। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स इतने फास्ट तरीके से मूव कर रहे हैं, तो ये एक मैटर वेव की तरह काम करता है और वेव क्रिएट करता है। तो इसका वेव कुछ इस टाइप से बनता है, और ये परफेक्ट वेव बनता है। मैं बना नहीं पाया परफेक्ट। हाँ सर बताया था। ये हाँ सर। ठीक है, एक परफेक्ट वेव बनता है, और ये जो वेव है स्टैंडिंग वेव बनता है बेसिकली। तो अगर ये एक स्टैंडिंग वेव बन गया तो मैं बोल सकता हूँ कि ये जो एनर्जी है उसको लूज नहीं करेगा। तो इस जगह से हमारा एक्सप्लेनेशन निकल करके आता है कि स्टैंडिंग वेव बन रहा है, और इसको फिर डिराइव भी करते हैं डेट 2 पाई आर इज इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, एन लेमडा। क्यों? क्योंकि डेल्टा एक्स इज इक्वल्स टू क्या होता है, एन लेमडा। अगर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस वगैरह, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस वगैरह बनाना होता है तो, है ना। तो इसमें पाथ डिफरेंस कितना हो जाएगा, 2 पाई आर, अगर उसका रेडियस आर है तो। समझ में आ रहा है? तो इधर हम लोग लिखेंगे 2 पाई आर इज इक्वल्स टू एन लेमडा, और अगर लोअर सबसे लोएस्ट लिखना है तो एन का वैल्यू हम लोग 1 ले सकते हैं। तो लेमडा का वैल्यू कितना ले लेंगे हम लोग, 2 पाई आर इज इक्वल्स टू एन लेमडा। अब लेमडा का वैल्यू कितना ले लेंगे, डी ब्रॉगली वेवलेंथ हम लोग को पता है
क्या होता है डी ब्रॉगली वेवलेंथ? लैम्डा इज इक्वल टू एच बाई टू पाई, एच बाई एच बाई पी, सॉरी, एच बाई पी। तो लैम्डा का वैल्यू मैं इस जगह पे पुट कर लेता हूँ, एन एच बाय पी हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2 पाई आर। और अगर मैं p को इस तरफ लेकर के आ जाऊं और r को इसी तरफ रखूं, तो इधर कितना आ जाएगा, एन एच बाय 2 पाई। और p इंटू आर क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम l, है ना। ये p क्या है, mv है ना, तो mv r ही तो है ये। हाँ ये हो जाएगा एन एच अपॉन 2 पाई। तो एंगुलर मोमेंटम इधर से हमें आसानी से पता चल गया कि वो क्या होना चाहिए, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एच अपॉन 2 पाई के बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो एक इक्वेशन हमारा इस जगह से आ चुका है, एम वी आर इज इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई। दूसरा इक्वेशन ऊपर आ चुका है, विच इज सेंट्रिपिटल फोर्स और कूलम्स फोर्स को इक्वल करके लिया। बॉक्स में डाल देता हूँ इसको। दिस इज सेकेंड इक्वेशन। और थर्ड पॉस्टुलेट आया, थर्ड में क्या बोला कि एनर्जी जो है वो तभी एब्जॉर्ब करेगा या फिर रेडिएट करेगा जब इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन करेगा। ठीक है, when electron will go from lower state to higher state, then only it will absorb radiation and it will emit radiation when it will go from higher state to lower state। आया ना। तो उन्होंने एनर्जीज स्टेट बता दिए कि ये जो है डिफरेंट डिफरेंट एनर्जी के लेवल्स हैं। n इज इक्वल्स टू 1 के क्रॉसपॉन्डिंग, n इज इक्वल्स टू 2, n इज इक्वल्स टू 3 ऑर्बिट्स हैं, और इसमें एनर्जीज होंगे E1, E2, E3। तो अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन है इस लोकेशन पे, तो ये इलेक्ट्रॉन अगर ऊपर जाएगा तो वो रेडिएशन को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। और किसको एब्जॉर्ब कर रहा है, रेडिएशन, बेसिकली फोटोन को। और वही इलेक्ट्रॉन अगर हायर स्टेट से लोअर स्टेट में आ रहा है तो वो क्या करेगा, एनर्जी को रेडिएट करेगा, इमिट करेगा। सर आपकी वॉइस बीच बीच में थोड़ा ब्रेक हो रही है। सबको सही से आवाज आ नहीं रहा है सर, क्या? ठीक है ठीक है। ठीक है ठीक है सर। हाँ। तो ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, बेसिकली ये फोटोन है जो भी इमिट कर रहा है। तो यही दो केस में बताया गया कि वो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा या फिर एनर्जी इमिट करेगा। तो एनर्जी ऑफ द फोटोन जो होगा वो किसके बराबर होगा, दोनों स्टेट के एनर्जी के डिफरेंस के बराबर। अब डिपेंड करता है कि हायर स्टेट से लोअर स्टेट जा रहा है या लोअर स्टेट से अपर स्टेट जा रहा है। ठीक है, तो उसके हिसाब से जो एनर्जी लेवल है, मान लो कि इस वाले के लिए मैं देख रहा हूँ, तो एनर्जी जो इमिट किया, एनर्जी ऑफ फोटोन, दैट विल बी इक्वल्स टू E3 और E2 में से ज़्यादा एनर्जी किसका है। मैग्नीट्यूड की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, साइन के साथ देख करके बताना है। थोड़ी बहुत तो पढ़ाई किया ही होगा तुमने, पता ही होगा। हाँ हाँ सर। तो E3 क्या होता है, ज़्यादा होता है, माइनस साइन क्योंकि लगा हाँ होता तो है एक ना। काम करो, टिकट फिर यहाँ से मत निकालो। तो ये हो जाएगा हमारा एनर्जी ऑफ द फोटोन। और अगर मैग्नीट्यूड में लिखना होगा तो एनर्जी ऑफ फोटोन इज इक्वल्स टू, मैग्नीट्यूड में तो 2 का ज़्यादा होता है, ऐसे आ जाएगा आंसर। तो ये चीज़ है। तो ये 3 पॉस्टुलेट दिए गए थे और 3 पॉस्टुलेट को यूज़ करके बोर्स मॉडल बना, और उसमें काफ़ी हद तक सारे के सारे रिजल्ट्स मैच कर रहे थे। जो भी हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम था वो सारे के सारे एब्जॉर्प्शन हो चाहे एमिशन हो, सारे
डेटा मैच कर रहे थे। तो आगे जाकर के फिर नया मॉडल भी आया, ये चीज़ कुछ चीज़ों में फेल हो जा रहा है क्योंकि ये 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए वैलिड है, वैलिड फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम। सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम, अगर बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स, मल्टी इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं तो उसके लिए ये वैलिड नहीं हो पाता है। तो अब इसमें हम लोग दो इक्वेशंस दिए गए, उसको हम लोग सॉल्व करेंगे और सॉल्व करके फिर निकालेंगे कि कितना रेडियस होगा और Radius कितना of वेलोसिटी होगा। velocity. कैलकुलेशन, तो कैलकुलेशन में हम लोग मान रहे हैं कि सेंटर पे न्यूक्लियस है। कैलकुलेशन तुम लोग को करना पड़ेगा, ठीक है। ये चीज़ सिर्फ इक्वेशन को सॉल्व करने के जैसा है। रेडियस r दिया गया और ये इलेक्ट्रॉन है जिसकी वेलोसिटी v है इस डायरेक्शन में, और ये इस तरीके से रिवॉल्व कर रहा है। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या लिखा था हम लोगों ने, डेट mv स्क्वायर बाय r इज इक्वल्स टू k q1 q2 बाय r स्क्वायर। देखो वो जो डेरिवेशन किया गया था वो सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए किया था, मतलब हाइड्रोजन के लिए। तो हाइड्रोजन का न्यूक्लियस का चार्ज कितना हो जाता है, सिर्फ ई के बराबर हो जाता। लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, मल्टी इलेक्ट्रॉन के कन्वर्जन कर रहे हैं। उसमें हम लोग क्या कर लेते हैं, जैसे कि हीलियम है, तो हीलियम में कितने, 2 इलेक्ट्रॉन है तो इसको +1 कर लेते हैं, तो क्या एक सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम बन गया। लेकिन यहाँ पे जो चार्ज होंगे न्यूक्लियस के वो ज़्यादा होंगे, तो हम लोग उसको किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, जेड इंटू ई से। तो k q1 q2 बाय r स्क्वायर, दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। और इसको थोड़ा और हम लोग चेंज कर लेते हैं, तो एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू के जेड ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर। दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन में क्या लिखा था, एंगुलर मोमेंटम विच इज एम वी आर इज इक्वल टू एन टाइम्स ऑफ एच अपॉन 2 पाई। दिस इज सेकेंड इक्वेशन। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करो और सॉल्व करने के बाद फिर तो मुझे बताओ कि रेडियस और वेलोसिटी कितना निकल के आ रहा है। के का वैल्यू पुट कर लेना, के इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन। बताओ।